हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डी से संबंधित जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उससे संबंधित फिजिक्स के सवाल। ये जो होंगे वो ग्रुप डी 2018 के सितंबर माह के 17 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच जितने भी फिजिक्स के सवाल आए थे, सारे शिफ्ट के मैंने यहाँ पे इसको एक जगह लिया है और इसको मैं करा दूंगा हल। इस तरह से प्रत्येक 4 दिन या 5 दिन कर कर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और न्यूमेरिकल के सवालों को मैं करा दूंगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के हो सकता है हल पीडीएफ भी आपको मिल जाए और इसकी भी पीडीएफ आपको मिले, ठीक है। तो ये जो सवाल है हूबहू मैंने जो ओरिजिनल पेपर है आरआरबी का, उसी से मैंने इसको सीरियल वाइज उतारवाया है, करवाया इसको टाइप, और तब जाके ये तैयार हुआ है। और ये 4 दिनों का है, 17, 18, 19 और 20। फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 का होगा, इसी तरह कर कर के होगा। तो अभी 17 से 20 सितंबर के बीच फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल के सारे सवाल होंगे हल एक एक करके, ठीक है। तो आज केवल फिजिक्स के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो करते हैं शुरू। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डॉट 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 में निरंतर परिवर्तित होता है द्रव्यमान, आकृति, चाल या भार। इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, चाल। किसी भी पिंड में उसकी चाल में वृद्धि या कमी तभी होगी, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन तभी होगी जब उस पर असंतुलित बल लगाया जाए। तो ये ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। जब किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल आरोपित होता है तो उससे कहते हैं आवेग, भार, त्वरण, द्रव्यमान। इसका ऑप्शन बी सही होगा, भार। भार क्या है? गुरुत्व, गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल और वो मान जो होता है ठीक F बराबर ma ही के समतुल्य होता है। वहाँ पे केवल ये F जो होता है उसको भार कहते हैं और द्रव्यमान m, और a के जगह पे क्या होता है? g होता है, mg होता है ये, और कुछ नहीं है, हूबहू। तीसरा सवाल, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है साधारण बल, गुरुत्व बल, कोणीय बल, अभिकेंद्र बल। इसका ऑप्शन डी सही होगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होगा? वो एक वृत्त की तरह अंदर होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और बाहर की तरफ जो होता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? पतंगा, हाथी, शार्क, पारपोइसिस। पारपोइसिस होता है, पारपोइसिस डॉल्फिन की ही एक समजात एक जीव है, ठीक है। डॉल्फिन की तरह ही ये भी होती है, जलीय जीव है ये, और डॉल्फिन भी इसी तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है पदार्थ पर, लंबाई पर, दाब पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। 5वें का होगा सी सही होगा, दाब पे, दाब पर। पदार्थ पर निर्भर करता है, वो क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। हर पदार्थ की अलग अलग होती है, तांबे की अलग, सल्फर की अलग। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि हम लोग को पता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है, एल बाई ए होता है। तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। उल्टा होता है संबंध। तो दाब पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सब पे पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? बस से अचानक चलने से पीछे की ओर होना, रॉकेट का लॉन्च करना, गेंद को कैच करते समय हाथ पीछे करना, पैडल लगाना बंद करने पर साइकिल का धीमा होना। ऑप्शन इसका बी सही होगा, रॉकेट लॉन्च करना। क्रिया प्रतिक्रिया या संवेग संरक्षण का ही नियम है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6.10 पे -24 kg, 6 × 10 पे -24 kg, 6 × 10 पे -23 kg, 6 × 10 पे 23 kg। इसका ऑप्शन बी। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? निर्वात में, गैस में, ठोस में, द्रव में। ठोस में, ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन सी सही होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी के जो सितंबर में
18 तारीख को हुए थे। 18 से 20 के ऊपर सीरियल वाइज देखेंगे तो ये सारे सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बस इसमें चेंजिंग क्या हुई है कि जो इंग्लिश में जो सवाल थे मैंने उनको हिंदी में चेंज किया है, या जो सवाल गलत हो गए थे उसमें खुद उसको मैंने ठीक कर दिया है, बस यही चीज़ हुआ है इसमें। पृथ्वी के अब अगला, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है 1/5, 5, 1/6 या 6, 1/6 होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं इस पे सब पे वीडियो बन चुकी है और ये इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा चुका है। दिए गए परिपथ में एंटी क्लॉकवाइज में कौन गति करेगा? परिपथ है एक इस तरह से बना हुआ था और इसमें एक इस तरह से बना है। अब पूछता क्या है परिपथ में कि एंटी क्लॉकवाइज में कौन गति करेगा। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। ये प्लस होगा, ये प्लस है और ऋण। तो कह रहा है कि धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज में गति कौन करेगा? तो कौन करेगा? आवेश यानी इलेक्ट्रॉन करेगा गति। ठीक है, ये चित्र उसमें दिया है, आप देखें तो यही वाला है। तो ये धारा जब चलती है तो इसका उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से धन की ओर चलेगा, जबकि धारा धन से हमेशा ऋण की ओर चलती है। तो ये हो गया ये क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन। बल एवं विस्थापन के बीच बनने वाले किस गुण पर कोई कार्य संपन्न नहीं होता है? तो देखिए इसमें दिया है 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश या 120 अंश। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 90 अंश। 90 अंश पे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, क्योंकि उसका मान क्या होगा? काश 90 का मान 0 होता है, जबकि 0 अंश पे अधिकतम कार्य होगा। कार्य वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया है, कार्य, ऊर्जा, समर्थ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने उस पर न्यूमेरिकल भी लगवाया है बहुत ही अच्छे तरीके से 3 पार्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका न्यूमेरिकल के सारे हल भी आपको मिल जाएं लाइन बाय लाइन। सागर के निचले तल पर चलने वाला तरंग होता है स्थिर तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, बी और डी दोनों। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे गैस और पानी या ठोस के अंदर चलते हैं, और ठोस और द्रव के सतह पर चलने वाली कौन सी होती है? वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। और अंदर चलने वाली तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य होती हैं, चाहे जल हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो। जबकि अनुप्रस्थ क्या होती हैं? ठोस और द्रवों की सतह पर चलती हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। इनको दाब वाली तरंगे भी कहते हैं। कोई पिंड पहाड़ी की चोट से नीचे लुढ़क रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, घर्षण बल, स्थितिज और गतिज जो दोनों। उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि कोई पिंड अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे गिरा रहे हैं आप, ये मान लीजिए छत है ये, और इस पिंड को यहाँ से यहाँ गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, पर यहाँ पर आएगा तो स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, दोनों यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। फिर यहाँ से घटते घटते जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरह यहाँ से यहाँ के बीच में कम या ज़्यादा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों वहाँ पर होंगे। ठीक है, गिरते हुए में इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया, आप उसे देखिए एक बार। तब कार्य करने की दर को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। कार्य करने की दर को कहते हैं त्वरण, बल, शक्ति या ऊर्जा। कार्य करने की दर को कहते हैं क्या है? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर पी, पावर बराबर W बटा में टी। टी का है दर है, फार्मूला है यही। इस पे बहुत से सवाल आएंगे आपको, तो याद करनी चाहिए आपको। कॉइल की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी 180 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 0 अंश। इसका ऑप्शन होगा बी, वो होगा 90 अंश। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अधिकतम बल क्या होगा? जब सब एक दूसरे के 90 अंश पे होंगे। ठीक है। 16वां,
प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो झुकता है। पहला, सामान्य की ओर और धीमी होती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और धीमा होती है, सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है। ये जान लीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो वो सामान्य की ओर मुड़ जाती है, यानी वो अभिलंब की ओर, और गति उसकी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अगर यह पानी है और ये गिलास है, ये कांच है, ये कांच है और ये पानी है, तो जाहिर सी बात है कि पानी से ज़्यादा घनत्व इसका है, ये ज़्यादा अनसाइड है, इसमें प्रकाश की चल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो धीमी होगी तो झुक जाएगा वो अभिलंब की ओर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। सामान्य की ओर और धीमा होती है, सामान्य की ओर आएगी, और आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर, और धीमा हो जाएगी। ये सवाल इसी तरह से ही है इसमें। श्रवण रेंज के नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे जो भी होंगे उनको अपश्रव्य तरंगे कहेंगे। इसका ऑप्शन डी सही होगा। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण कार्य करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, दाब का केंद्र, घर्षण का केंद्र। इसको कहेंगे गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। कोई पिंड हो, ऐसे हो, अब उसका गुरुत्वाकर्षण यहाँ काम करेगा, पूरा ये भार और ये भार लेकर। गोल का बीच में काम करता है। चौकोर का कहाँ काम करेगा, इनको कटान जो होगी उनके विकर्ण यहाँ पे काम करेगा। इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र कहते हैं उसका। ठीक है। अगला, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। यदि दो असामान्य द्रव्यमान के समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है कम आवेग, कम गति, कम तेज गति, कम वेग। यदि दो असमान द्रव्यमान के समान ऊर्जा होती है तो भारी वाले का क्या होगा, वेग कम होगा। जैसे एक हल्का और एक भारी, दोनों में अगर ऊर्जा और दोनों गति कर रहे हैं तो दोनों में ऊर्जा अगर समान है, गतिज ऊर्जा, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए एक ये 2 किलो का है और ये एक 10 किलो का है, पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी समान है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी गति ज़्यादा होगी, तभी ये इसकी बराबरी करेगा। और तो इसमें कह रहा है तो भारी द्रव्यमान होता है कम आवेग, कम वेग, तेज गति, कम वेग होगा। भारी वाले का गति कम होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। विद्युत बल, ये देखिए क्वेश्चन, ये सब वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं, थोड़ा सा आप उसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन डी सही होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर में आर्गन भी, लेकिन आर्गन महंगी है गैस, इसलिए नाइट्रोजन भर देते हैं उसमें। अब भरते क्यों हैं, मेन कारण ये होता है कि उसको वैक्यूम भी चाहे तो छोड़ दे, लेकिन उससे गर्मी बाहर तुरंत चली जाए, इसलिए गैस भर देते हैं और दाबांतर अधिक न हो। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, F.S 1/2 mv², m कोष्ट में -g × h mgh। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा mgh होगा। mgh क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv² होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। त्वरण की बीमा होती है L पे 1, M पे 2, T पे -1, L पे 1, M पे 1, T पे 2, L पे 1, M पे 0, T पे -2, L1, M पे 0, T पे -2। त्वरण की बीमा जो होती है LT पे -2 होती है, यानी वो होती है LT पे -2 होती है, पर इसको हम लिख देते हैं हम लोग L M पे 0, T पे -2। इसी तरह परीक्षा में दिया हुआ है, तो ये भी सही है, क्योंकि इस पे M का घात 0 होता है, तो M का जिसका घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, इसलिए 1 गुणे L गुणे 1 गुणे M का मान हो गया 1 और T पे -2, यानी ये LT पे -2 होता है। पर वास्तव में ये जो एग्ज़ाम में आया है वो लिखने का सही तरीका ये है, M पे 0,
L T पे -2 होता है, पहले द्रव्यमान लंबाई उसके बाद, तो वो भी होता है। M उसमें जोड़ देते हैं उसको अच्छा दिखने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डॉट 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 होता है घर्षण, आवेग, बल, आघूर्ण, तनाव। घर्षण बल उत्पन्न होता है। दो सतहों के बीच जब गति होगी तो घर्षण का मान और भी बढ़ता है। तो घर्षण तीन टाइप के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, एक होता है सर्पिल घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण, जिसमें सबसे कम जो होता है वो लोटनिक घर्षण बल का मान होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा, आभासी और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी लेकिन धुंधला। अवतल दर्पण का छोटा सा इस्तेमाल होता है, वो इस तरह का होता है, एक छोटा सा दर्पण होगा, ऐसे करके ऐसे इसमें हैंडल लगा होता है, इसी में अवतल दर्पण दांत में करके वो लोग देखते हैं। तो इसमें बनता है जो चित्र आभासी और बड़ा बनता है, आभासी और आवर्धित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब 19/9 के जो सवाल है, ये तो 18 के थे फिजिक्स के, अब आगे 19/9 के। शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, भार बढ़ने के लिए आरोपित बल, 1 मिनट में किया गया कार्य। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ऑप्शन बी सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यांत्रिक ऊर्जा के दौरान उत्सर्जन कार्य करने के दर के बराबर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही कहलाता क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसको यांत्रिक ऊर्जा ही कहते हैं। ठीक है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। एक वस्तु दर्पण के सामने उसको फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। अब देख लीजिए, इस पे मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, स्थितियां भी मैंने बताई है, इस पे सवाल भी हल हुए हैं, और इस तरह के सवाल तो बहुत वहाँ पे हुए थे। एक दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बाहर से क्या होती है? कलई होती है, अंदर होता है चमकदार, इसको कहते हैं पोल। ठीक, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ कहते हैं फोकस। ये मैंने स्थितियाँ आपको कई ठे बताया है, अनंत हो गया, 2 हो गया, 3 ही हो गया, 4, 5 हो गया। ये जो है तीसरी या चौथी स्थिति होगी। एक हो गया अनंत, अनंत के बाद ये हो गया 2, 3, 4 स्थिति होगी। तो कहता क्या है कि वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, फोकस और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यही, और ये इसके बीच में रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा और बना है। अब यहाँ से किरणें ऐसे जाएंगी और ऐसे बनेंगी, वास्तविक, बड़ा और उल्टा बने, तो ये उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। या कभी कभी किरणें हम लोग ऐसे भी खींच देते हैं। ठीक है, तो ये मत करिए, ये वाला पुराना तरीका ज़्यादा अच्छा है। नए वाले बुक में आपको इस तरह से मिलेगा नीचे से, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो तरीका अपनाए सब सही है। ए और ये बी होगा, ये ए डैश होगा और ये बी डैश होगा। तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम डॉट मीटर प्रति सेकेंड, ग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू सेमी प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड प्रति मीटर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन डी सही है। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है धरती के क्रोड में, परमाणु रिएक्टर में, सागरों की लहरों में, सूर्य में, समस्त तारों में या सूर्य में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया? एक कुली किसी बस से कार तक वजन ले जाता है, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है,
अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, सचिन 4 किमी तक चलता है। इसका ऑप्शन बी होगा, कपिल अपने सर पर क्या है 10 किलो का एक भार लेके खड़ा है। कंधे पर। जब कोई प्रतिरक्षा बल F के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशा के बीच कोण बनता है 180 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 60 अंश। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 180 अंश। क्रिया प्रतिक्रिया में बल क्या होते हैं, युग्मों के रूप में होते हैं। एक इधर होगा, इस पर लगाए तो ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। इनके बीच हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, आपको भूलना नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, उसके बाद 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे 11 मीटर, 10 पे -12 मीटर, 10 पे 11 मीटर, 10 पे -11 मीटर, 10 पे 12 मीटर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 10 पे -12 मीटर। किसी ऑब्जेक्ट का डॉट 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 नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, भार, गति, द्रव्यमान या वेग। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है, किसी भी ग्रह पे चले जाएंगे द्रव्यमान हो जाएगा, केवल भार आपका चेंज होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति सेकेंड, 360 मीटर प्रति सेकेंड या 346 मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 346 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि संचारण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है अपवर्तन, कंपन, संपीडन या प्रतिध्वनि। यह कहलाता है संपीडन। जब ध्वनि चलती है ऐसे तो संपीडन और विरलन के रूप में चलती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इसी तरह ये बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो कहलाता है दाब का, इसको कहते हैं संपीडन कहते हैं। फिर विरलन ये हिस्सा होता है और संपीडन ये, इसीलिए इनको दाब वाली तरंगे भी कहते हैं। डीजे का साउंड देखते हैं, धक्का आता है रह रह कर, उसी तरह की बात होती है। आगे, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर प्रति केजी, न्यूटन इंटू केजी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर या सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। यदि कोई कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस कार्य पर कार्य हो रहा है, यदि किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डट डट वह होगी, उसका मान 0 होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, वह नियत रहेगी। इसका ऑप्शन सी होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी जिस पे काम हो रहा है। ऑप्शन अगला होगा, देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विद्युत तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक फ्लेट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी। इसका ऑप्शन डी से होगा, इलेक्ट्रिक घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे करता है काम, बाकी तापीय पे है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? गति, कृतकार, आराम या भारहीनता। इसमें ऑप्शन है डी, भारहीनता। ग्रुप डी में इसी को माना है आरआरबी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 2 ऑप्शन होगा। कोई चीज़ जब गिर रही है तो उसमें भी गति होगी। कौन सी होगी वो गति उसमें होगी। जैसे कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें गति भी होगी, तो गति और भारहीनता दोनों होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन इसमें डी वाले को माना है। तो कुल इसमें करीब 45-46 सवाल थे, लेकिन कुछ सवाल जो थे रिपीटेड सवाल थे जिसको मैंने नहीं लिया है। ठीक है, और कुछ सवाल उसी तरह के ही सवाल थे, केवल ऑप्शन इधर उधर थे, तो कॉमन सवालों को मैंने छाट दिया है और करीब 40 सवाल इसमें बने हैं। अगला जो होगा वो सितंबर का यही डेट 17 से लेके 20 तक के बीच केमिस्ट्री या बायोलॉजी होगा, फिर न्यूमेरिकल होगा। ठीक इसी तरह करना है। प्रत्येक खंड में 22 सवाल जो है वो साइंस से आ रहे हैं, जिसमें 5 मान के चलिए कि फिजिक्स से आ रहे हैं और 2 सवाल न्यूमेरिकल आते हैं और बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से सवाल आते हैं। बाकी करंट अफेयर से और थोड़े मोड़े भूगोल और आपके इतिहास से आते हैं। तो ये था तरीका। फिर अगले वाले में हम लोग इसी डेट वाले में अगला केमिस्ट्री या बायोलॉजी को हल करेंगे और न्यूमेरिकल को करेंगे हल। इस तरह से प्रत्येक डेट के 4-4 खंड होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तेज़ी के साथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।